हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का संपूर्ण सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र का एक ही वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं। अच्छा से इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन क्या है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या तात्पर्य। अगर ये पूछे कि सत्ता की साझेदारी से आपका क्या तात्पर्य है तो क्या है, जब देश के सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है। ध्यान देना, क्या बात बोला है कि अगर सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस अव्यवस्था को क्या कहा जाता है, सत्ता की साझेदारी। यानी लिंग का भेदभाव नहीं हो, उम्र का भेदभाव नहीं हो, यानी आप कहें कि अमीर गरीब सभी वर्गों को अगर हिस्सेदार बनाया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। ध्यान से एक एक वर्ड जिस तरह हम समझा रहे हैं उस तरह समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि एक बार में समझ नहीं आए तो इस वीडियो को आप लोग एक बार, दो बार, 3 मरतबा देख सकते हैं। चलिए अगला ही क्वेश्चन क्या है कि गृह युद्ध से क्या कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि गृह युद्ध किसे कहते हैं, ये अगर क्वेश्चन में आ जाए कि गृह युद्ध किसे कहते हैं तो क्या कहते हैं, जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न गुटों में आपसी संघर्ष और मारकाट शुरू हो जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, गृह युद्ध। यानी गृह का अर्थ होता है घर का, यानी देश के अंदर में ही अगर विभिन्न गुटों में आपसी संघर्ष हो या मारकाट शुरू हो जाए तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, गृह युद्ध। जैसे श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों के बीच दो ऐसा समुदाय है जिसके आपस में अक्सर क्या हो जाता है, युद्ध होते रहता है। तो ये क्या है, गृह युद्ध है। यानी घर का ही आपसी देश में ही युद्ध हो रहा है, देश के अंदर ही युद्ध हो रहा है, इसलिए ऐसे युद्ध को क्या कहा जाएगा, गृह युद्ध कहा जाएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के समुदाय के बीच युद्ध को कौन सा युद्ध का नाम दिया जाएगा, तो ऐसे युद्ध को क्या कहा जाएगा, गृह युद्ध कहा जाएगा। श्रीलंका की कुल आबादियों में सिंहलियों और तमिलों की अगर आबादी का पूछा जाए कि श्रीलंका में दो तरह का ज़्यादातर आबादी है, एक क्या है, सिंहली है और दूसरा क्या है, तमिल है। वही आपसे पूछा है कि सिंहलियों और तमिलियों में किसकी आबादी कितनी कितनी है, तो सिंहलियों की प्रतिशत कितनी है, 74% है, और तमिल की कितना प्रतिशत है, 18% है। अगर ये पूछे तो सिंहली यहाँ क्या है, बहुसंख्यक है, और तमिल यहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यक है। चलिए अगला ही क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ तो वो कब हुआ, 4 अक्टूबर 1830 को। परंतु उसे मान्यता का अगर बात किया जाए तो मान्यता कब दिया गया, 19 अप्रैल 1839 को। यानी 4 अक्टूबर 1830 को तो वो स्वतंत्र हो गए, लेकिन उसे मान्यता अगर पूछे कि मान्यता कब दिया गया तो कब दिया गया, 19 अप्रैल 1839 को। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आपको जा सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि बेल्जियम को स्वतंत्रता का बात करें तो कब हुए, 4 अक्टूबर 1830 को। लेकिन अगर उससे मान्यता बताए कि कब मान्यता मिला तो कब मिला, 19 अप्रैल 1839 को। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषाएं बोली जाती है। अगर ये पूछे कि बेल्जियम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है तो क्या बोली जाती है, डच, फ्रेंच और जर्मन। क्या भाषा बोली जाती है, डच, फ्रेंच और जर्मन। अगला क्वेश्चन क्या है कि संघवाद क्या है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि संघवाद क्या है तो संघवाद क्या है, संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी शक्तियों का विभाजन एक केंद्रीय सत्ता और इसकी विभिन्न इकाइयों में होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार की शक्तियों का विभाजन एक केंद्रीय सत्ता और इसकी विभिन्न इकाइयों में होता है, इसे को क्या कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसे देशों के नाम बताइए जहां पर क्या सरकार हो, एकात्मक सरकार हो, यानी वहाँ संघात्मक सरकार ना होकर क्या हो, एकात्मक सरकार हो। तो कौन सा है, पहले ये समझ लेते हैं कि एकात्मक सरकार किसे कहते हैं। एकात्मक सरकार में केंद्र राज्य की अपेक्षा ज़्यादातर शक्तिशाली होते हैं। ज़्यादातर किस पर महत्व होता है,
केंद्र पर ही महत्व होता है, ऐसे सरकार को क्या कहा जाता है? एकात्मक सरकार कहा जाता है। राज्य नाम मात्र का शक्ति होता है। ऐसे देशों का अगर नाम बात किया जाए तो क्या है वो? इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, चीन है, जापान है, उत्तर कोरिया है और क्या है? श्रीलंका। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताइए निम्न में से कौन एकात्मक सरकार वाली देश है? तो यही सब देश को क्या करना है? याद रखना है। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, चीन, जापान, उत्तर कोरिया और श्रीलंका एकात्मक सरकार वाले देश है। अब अगला एक क्वेश्चन क्या है? कुछ ऐसे देशों के नाम बताइए जहां पर क्या हो? संघात्मक सरकार हो, यानी संघ वाला सरकार हो। तो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा है, भारत है, स्विट्जरलैंड है, मेक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, बेल्जियम है। ये सभी क्या है? जहाँ ऐसे सरकार होती है संघात्मक सरकार होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा जैसे हमारा देश भारत भी क्या है? संघात्मक सरकार है। इसी तरह ऑप्शन में देगा, बोलेगा निम्न में से बताइए कौन संघात्मक सरकार है और कौन एकात्मक सरकार है। ध्यान से देखना, ये सब नाम याद रखना है, कौन कौन संघात्मक सरकार के अंतर्गत आता है और कौन कौन एकात्मक सरकार के अंतर्गत आता है। अक्सर एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। अब ध्यान दे के इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है देखना है कि भारत में संघ या केंद्र और राज्यों में शक्ति का अगर बंटवारा का बात किया जाए, मेनली रूप से 3 ही किया है। क्या क्या है? संघ या केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान देना है, जितनी भी शक्तियां अगर केंद्र के अधीन हो उस शक्तियों को क्या कहा जाएगा? केंद्र सूची। अगर कोई शक्ति जो राज्य के अंदर दिया गया हो उसको क्या कहेगा? राज्य सूची। और जो दोनों के अंतर्गत दिया गया हो, यानी उसमें राज्य का भी अधीन हो हाथ हो और केंद्र भी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, यानी दोनों मिलकर काम करेगा, उसी सूची को क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है कि अगर कोई काम सिर्फ राज्य सरकार द्वारा हो रहा है तो ऐसे कौन सूची में डालेंगे? तो उसे कौन सा सूची में? राज्य सूची में। जो सिर्फ केंद्र सूची में डाला था उसे कई केंद्र सूची कहते हैं। लेकिन अगर दोनों मिलकर जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत है। जब जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम अगर संघ या केंद्रीय सूची का बात किया जाए तो मूल रूप से उस टाइम कितना थे? 97 थे। कितना थे? 97। लेकिन वर्तमान में बढ़ाकर इसको क्या कर दिया गया है? 100 कर दिया है। अगर ये पूछे कि संघ या केंद्र सूची में कितने सूची है अभी, तो कितने हैं वर्तमान में? 100 विषय। कितना है? 100 विषय। और राज्य सूची का बात किया तो उस टाइम कितना थे? 66 थे। राज्य उस टाइम जिस टाइम हुआ था तो उस टाइम कितना थे? 66। लेकिन अभी घटकर कितना हो गया? 61। क्वेश्चन पूछता है कि राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी है, तो अभी कितनी है? 61। और जिस टाइम बना था मूल रूप में उस टाइम कितना था? 66 था। यदि अगर समवर्ती सूची का बात किया जाए मूल रूप में कितना थे? 47 था। और अगर अभी बात किया जाए तो कितना होगा? 52। ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछता है इस तरह। और अब बोलिएगा सर ये लास्ट वाला तब क्या है? अब आता है जो या तो केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों में जो रह गया, यानी इन तीनों में जो नहीं आया वही शक्ति किसके अंदर आता है? अवशिष्ट शक्ति, यानी जो बच जाता है, जो इन तीनों में ना हो उस सब शक्तियों को कौन शक्ति कहा जाता है? अवशिष्ट शक्तियां कहा जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से आप लोगों को देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? भारत में सत्ता की साझेदारी कितने स्तरों में बांटी गई है? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत में सत्ता की साझेदारी कितने स्तरों में बांटी गई, तो 3 स्तरों में। केंद्रीय स्तर जिसे सेंट्रल भी कहते हैं, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। अगर केंद्रीय स्तर का बात करें जैसे पीएम हो गया, राज्य स्तर का बात किया जैसे मुख्यमंत्री हो गया, और स्थानीय स्तर का अगर बात किया है जैसे हम लोग का मुखिया, पंचायत समिति, ये सब हो गया, तो ये क्या हो गया? स्थानीय। तो भारत में सत्ता की साझेदारी कितने स्तरों पर बांटी गई है? 3 स्तरों पर बांटी गई है। अगला देखते क्या है कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, ध्यान देना है, ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, इससे कई कई सब्जेक्टिव भी आपसे बनेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को भी शेयर करते रहें। देखिए पहले अब क्वेश्चन क्या है कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार निर्णय लेने का अधिकार आगे छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है? विकेंद्रीकरण। कभी ये क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसी व्यवस्था जिसके अनुसार निर्णय लेने का अधिकार आगे छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ऐसी व्यवस्था को, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि महापौर किसे कहते हैं। ये अगर पूछ दे कि महापौर किसे कहते हैं, नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर, या आप नाम सुने होंगे मेयर का। तो क्या है कि नगर निगम के जो राजनीतिक प्रधान होते हैं, जो हेड होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, महापौर, या क्या बोला जाता है, मेयर कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। एक ऐसे बड़े देश का नाम बताइए जिसमें संघवाद स्थापित नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा बड़ा देश बताइए जहाँ संघवाद नहीं है, यानी वहाँ भी क्या है, एकात्मक सरकार है। तो कौन है वो, चीन है। चीन में कौन पद्धति है, एकात्मक पद्धति है, वहाँ संघवाद स्थापित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। 3 उन राज्यों के नाम बताइए जिनकी स्थापना 2000 ईस्वी के 2000 ईस्वी में होती है, यानी 3 ठो राज्य बताना जो नया 2000 ईस्वी में बना था। एक तो झारखंड है, एक है छत्तीसगढ़ है और उत्तराखंड। ये तीनों क्या है, 2000 ईस्वी में ये सब बने हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि 3 उन राज्यों के नाम बताए जिनकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई, तो कौन कौन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो भारत में लगभग 1500 से भी लगभग अधिक भाषाएं बोली जाती है। यहाँ ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा, ध्यान देना है, राष्ट्र नहीं है, ये क्या है, राज्य भाषा। अगर ये क्वेश्चन पूछे कोई कि हिंदी हमारा कौन भाषा है, तो हमारा क्या भाषा है, ये राज्य भाषा है, न कि राष्ट्र भाषा है। ध्यान देना है, हिंदी हमारी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी के साथ साथ कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछे, यहाँ छूट गया है, तो क्या है, हिंदी के अलावा कौन 21 भाषा, यानी कुल अगर बात करें तो किस 22 भाषा को क्या दिया गया है, अनुसूचित भाषा के अंतर्गत हमारा संविधान में रखा गया। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हिंदी के अलावा कितना, तो 21, और टोटल पूछे, अगर कुल पूछे कि अनुसूचित भाषा की संख्या कितनी है, तो कितनी है, कुल 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन क्या है, नगर अधिकार आंदोलन। अगर ये पूछे कि नागरिक अधिकार आंदोलन जो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, अगर ये भी क्वेश्चन पूछे कि नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में, किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया। यानी क्या थे वो, अश्वेत थे, यानी सफेद नहीं थे, गोरे लोग नहीं थे। वही क्वेश्चन पूछा है कि नागरिक अधिकार जो आंदोलन अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, किस अश्वेत नेता के अगुवाई में चलाया गया था। तो किसके अगुवाई में चला गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ध्यान देना है, किसके अगुवाई में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अगुवाई में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया, जो अमेरिका में चलाया गया। अगला क्वेश्चन पूछा है यही, अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन है कितने वर्षों तक चलाया गया या कब से कब तक चलाया गया। तो 1954 से लेकर 1968 के मध्य 14 से 15 साल लगभग चला। अगर ये क्वेश्चन पूछे कब से कब तक, तो 1954 से लेकर 1968 तक, कितने वर्षों तक, 14 से 15 वर्षों तक। ये तो क्या है, नागरिक अधिकार आंदोलन। लेकिन अगला क्या है, अश्वेत शक्ति आंदोलन। ध्यान देना है, अश्वेत शक्ति आंदोलन अगर पूछे कब से कब तक चला, तो कब से कब तक चला, 1966 से लेकर 1975 ईस्वी तक चला अश्वेत शक्ति आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछे कब तक, कब शुरू हुआ, 1966 में, कब खत्म हुआ, 1975 में। 1966 से लेकर 1975 के बीच में कौन सा आंदोलन हुआ, अश्वेत शक्ति आंदोलन। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका में गुलाम लोगों को क्या कहा जाता है। जो अमेरिका में जितने भी गुलाम लोग हैं उसको क्या क्या का नाम से पुकारा जाता है, उसे एफ्रो अमेरिकन कहते हैं, अश्वेत अमेरिकी कहते हैं, या अश्वेत, इस तरह का नाम से अमेरिका में गुलाम लोगों को पुकारा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि एफ्रो अमेरिकन क्या है, तो क्या है, अमेरिका में जो गुलाम लोग है, अश्वेत अमेरिकी और अश्वेत, ये सब भी क्या है, अमेरिका के अंदर जो गुलाम लोग है उसको इस सब नामों से पुकारा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है, एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती है, उसे कौन सा समाज कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, समरूप समाज कहा जाता है। अगर जातीय भिन्नता या सांस्कृतिक जो भी है गहराई नहीं है, यानी अगर वहाँ क्या ऐसा मेल जुल के रहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, समरूप समाज बोला जाता है। 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में, ध्यान देना है, पूछेगा मेक्सिको ओलंपिक कब, 1968 वाला में, किन 2 एफ्रो अमेरिकन, अभी एफ्रो अमेरिकन बताएं ऊपर में, एफ्रो अमेरिकन खिलाड़ियों ने अपना विरोध प्रकट किया था। किसने किया था, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने। ध्यान देना है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने क्या किया था,
1968 के मेक्सिको ओलंपिक में अफ्रो अमेरिकन ये दोनों खिलाड़ी थे जिसने क्या किया था, विरोध प्रकट किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, यानी अगर लैंगिक विभाजन वाला बात आता है तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, हम क्या समझते हैं, बालक और बालिकाओं के संख्या का अनुपात। जैसे पूछ दे कि 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा लिंग अनुपात कितना है, यानी 1000 बालक में कितना लड़कियां हैं, तो कितना है, 943 है। तो वही वाला बात पूछता है कि हम लोगों का क्या अभिप्राय होता है, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं किन संस्थानों में की गई। अगर ये क्वेश्चन पूछे किसमें आरक्षण दिया गया है, पंचायती राज में आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण दिया गया है, 1/3 यानी 1/3 आरक्षण दिया गया है। और कहीं कहीं तो 50% भी आरक्षण दिया गया है, जिसमें एक बिहार राज्य भी है जहां पर औरतों को यानी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान कैसा है, हमारा भारतीय संविधान क्या है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। पहला है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है कि आप कोई भी धर्म मानिए, हिंदू है तो हिंदू धर्म मानिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म मानिए। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है, यानी ये कोई नहीं कह सकता है कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं। हमारा संविधान ही ऐसा भारत का संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर ये क्वेश्चन पूछे सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका संविधान है, तो भारत का संविधान है। हमारा संविधान में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होती है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। अगर पॉइंट दे के बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप में, यह क्वेश्चन पूछेगा सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, मतलब मानने की आज़ादी होती है। यह किस संविधान में है, भारतीय संविधान में। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका का राजधर्म पूछे कि यदि श्रीलंका का राजधर्म बताइए तो श्रीलंका का राजधर्म क्या है, बौद्ध है। तथा पाकिस्तान का राजधर्म पूछे तो क्या है, ये इस्लाम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है श्रीलंका का राजधर्म तो बौद्ध और पाकिस्तान का राजधर्म इस्लाम है। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष के बराबरी मानने वाले व्यक्ति, यानी कहे अगर पुरुष के बराबरी मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, नारीवाद कहेगा। जो अधिकारों अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को दोनों को बराबर मानते हैं, उस ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, नारीवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जातिवाद कहा जाता है। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ध्यान देना है, भारत में औरत के लिए 2 बार हो गया, भारत में औरत के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था किस संस्थान में दिया गया, अभी बताएं किस में दिया गया है, पंचायती राज में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार, ध्यान देना है, क्वेश्चन इस तरह का छोटा छोटा है जो अलग अलग है। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। अगर ये पूछे कि पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी, कितने थे, 80.9%, और महिलाओं का पूछे तो कितना था, 64.6%। लेकिन अगर देश की कुल साक्षरता का बात किया जाए तो कुल साक्षरता कितना था, औसतन कितना था, 73% था। लेकिन पुरुष का बात किया जाए तो 80.9%, महिला का बात किया जाए तो 64.6%। वही 2011 के अनुसार अगर लिंग अनुपात का बात किया जाए तो लिंग अनुपात अभी ऊपर में भी बताया कितना है, 943 पर 1000 बालक पर, यानी 1000 लड़के पर कितना लड़कियां हैं, 943 लड़के हैं, किसके अकॉर्डिंग, 2011 के अनुसार। अब देखिए क्या है, हमारा समाज पितृ प्रधान है या मातृ प्रधान है। पहले तो यही समझना है कि ये पितृ प्रधान और मातृ प्रधान क्या है, यानी जिसमें पिता को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है उसे पितृ प्रधान कहते हैं, और जिसे माता को ज़्यादा प्रधान दिया जाता है यानी ज़्यादा मान्यता दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मातृ प्रधान। लेकिन हम क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारा कि हमारा समाज पितृ प्रधान है या मातृ प्रधान है, तो हमारा समाज क्या है,
पितृ प्रधान है, यानी हम लोग किसको महत्व देते हैं ज़्यादा, पिता को महत्व देते हैं, इसीलिए हमारा समाज क्या है, पितृ प्रधान है। यानी फादर के प्रॉपर्टी या फादर का जो टाइटल लगा रहता है बीच में, यानी लड़का का ही सब चीज़ आगे होता है, इसीलिए हम लोग का समाज क्या है, पितृ प्रधान है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, यकीनन बहुत क्वेश्चन फंसेंगे और आप लोगों को बहुत चीज़ फायदा भी होगा। 3 प्रकार के सामाजिक विषमताओं के नाम बताइए। अगर ये पूछे कि जो 3 प्रकार का सामाजिक विषमता है तो कौन कौन है, लिंग है, धर्म है और जाति। यानी हम लोग लिंग के आधार पर बांटते हैं, ये लड़का है, ये लड़की है। धर्म के आधार पर बांटते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। जाति के आधार पर बांटते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ब्राह्मण है, शूद्र है, या जो भी होता है वो इसी से बात करता है कि हमारा समाज अगर ये पूछे तो कितनी विषमताओं के बारे में समझा जाता है, तो 3, लिंग, धर्म और जाति के आधार पर। पारिवारिक कानून क्या होता है। अगर ये पूछे कि पारिवारिक कानून क्या होता है, जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मामले, जो भी परिवार से जुड़े मामले संबंधित कानून हो, ऐसे कानून को क्या कहा जाता है, पारिवारिक कानून। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि विवाह, तलाक, गोद लेना ये सब कौन कानून है, तो किस कानून के अंतर्गत आएगा, ये पारिवारिक कानून के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना। यानी ग्रामीण इलाका यानी गांव को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, सभी लोग शहर की तरफ जा रहा है। तो वही कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी विशेष प्रदेशों में बहुमत में नहीं होता है, यानी बहुमत नहीं होता, वो अल्प होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, अल्पसंख्यक। और जो बहुमत होगा उसे क्या बोला जाएगा, बहुसंख्यक। ध्यान देना है, यह बहुमत होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बहुसंख्यक। जैसे अगर भारत का बात किया जाए तो अगर हिंदू धर्म के बारे में बात किया जाती है, क्या बहुमत है। यदि सिख, ईसाई और मुस्लिम का बात किया जाती है, क्या है, अल्पसंख्यक है। वही क्वेश्चन पूछा है, जो धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी विशेष प्रदेशों में बहुमत में नहीं होते तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, जो बहुमत में नहीं होता है। और यदि जो बहुमत में हो, अगर ये क्वेश्चन पूछते जो बहुमत में, उसे क्या कहेंगे, बहुसंख्यक कहेंगे। अप्रैल 2006 में नेपाल में उठने वाले, क्वेश्चन देखना बढ़िया से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत तरह का आएगा। अप्रैल 2006 में नेपाल में उठने वाले जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं की क्या मांग थी। अगर ये क्वेश्चन पूछे, पहले यही पूछे कि नेपाल में जन आंदोलन कब हुआ, तो कब हुआ, अप्रैल 2006 में। अगर ये क्वेश्चन पूछे 2006 में कहाँ पर जन आंदोलन हुआ, तो कहाँ हुआ, नेपाल में। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ कि 2006 में नेपाल में उठने वाले जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं की आखिर क्या क्या मांग थी। तो क्या क्या मांग था यहाँ पर, संसद को बदल दिया जाए, सर्वदलीय सरकार बने, एक नई संविधान सभा का गठन हो और शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर क्या दे दिया जाए, जनता को सौंप दिया जाए। यही सब जो चीज थे, क्या था, 2006 में नेपाल में आंदोलन उठा था, यही सब के लिए, किस किस के लिए, संसद को बदल दिया जाए, सर्वदलीय सरकार बने, एक नई संविधान सभा का गठन हो और शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर किसके हाथ में दे दे, जनता के हाथ में दे दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बोलीविया देश कहाँ स्थित है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कहाँ है, बोलीविया लातिनी अमेरिका का एक गरीब देश है। क्या है, अमेरिका का एक गरीब देश है, जहाँ पर 2000 ईस्वी में जन आंदोलन शुरू हुआ था। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि 2000 ईस्वी में जन आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो बोलीविया लातिनी में, जो क्या है, अमेरिका का एक गरीब देश है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बोलीविया लातिनी में कब जन आंदोलन शुरू हुआ, तो कब जन आंदोलन शुरू हुआ, 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसे आंदोलन जो लंबे समय तक चले, ध्यान देना है, एक ऐसा आंदोलन जो लंबे समय तक चले और जिनमें एक से अधिक मुद्दे होते हैं, उस तरह के आंदोलन को क्या कहा जाएगा, तो उस तरह के आंदोलन को क्या कहा जाएगा, दीर्घकालिक आंदोलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दीर्घकालीन। जो एक से अधिक मुद्दे रखते हो और जो लंबे समय तक चले उसे क्या कहेंगे, दीर्घकालिक। और जो बहुत कम समय तक चले और उसका सिर्फ एक ही मकसद हो, तो ऐसे आंदोलन को क्या कहेंगे, लघुकालीन आंदोलन। लेकिन यहाँ क्या है, जिनमें एक से अधिक मुद्दे हो और लंबे समय तक चले, तो ऐसे आंदोलन को क्या कहा जाएगा, दीर्घ आंदोलन कहा जाएगा। आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देना है, ताकि आप लोग ऐसे भी ऑब्जेक्टिव बन जाए। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, BAMCEF यानी BAMCEF का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताइएगा इसका, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। क्या है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। उसी तरह NAPM का अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या है, नेशनल अलायंस का पीपुल्स मूवमेंट। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या है, नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक दल के प्रमुख 3 हिस्से कौन कौन से। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि राजनीतिक दल के प्रमुख 3 हिस्से कौन कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, नेता होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं तथा क्या होते हैं, अनुयायी या समर्थन। ध्यान देना है, कौन कौन, नेता, सक्रिय सदस्य तथा अनुयायी या समर्थन। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत अगर पूछे, जो भारतीय जनता पार्टी यानी BJP का मुख्य प्रेरक सिद्धांत अगर पूछे तो क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। बहुजन समाज पार्टी का संचालक पूछे तो कौन था, तो काशीराम था। कौन था, काशीराम। अगला क्वेश्चन देखना है क्या है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है जो शॉर्ट में, या तो ऐसे समझने के लिए भी क्या है कि लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय ऐसी सरकार से है जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाए गए, यानी जो जनता ही चुनता है, ऐसे ही प्रतिनिधि अगर कोई सरकार चला रही है तो ऐसे सरकार को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे। वही क्वेश्चन पूछा है कि लोकतंत्र से आप क्या अभिप्राय है, तो क्या है, लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय ऐसी सरकार से है जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, तानाशाही से क्या समझते हैं। कुछ विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाया गया जो शासन होता है, ऐसे शासन को ही क्या कहा जाता है, तानाशाही कहा जाता है। यानी वहाँ लोकतांत्रिक शासन नहीं, कौन शासन होता है, तानाशाही शासन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने अधिकार को कौन सा अधिकार कहेगा। ये अगर क्वेश्चन पूछे कि सरकार का उसके कामकाज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, ऐसे अधिकार को ही क्या कहा जाता है, सूचना का अधिकार कहा जाता है। आप सरकार से पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कैसे काम चला है, तो वही पूछा है कि इस तरह के अधिकार को कौन सा अधिकार कहा जाएगा, तो कौन सा अधिकार कहा जाएगा, सूचना का अधिकार कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दुनिया के लगभग कितने हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो लगभग कितना है, 1/4 यानी 25% हिस्सों में ही क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विश्व के किन्हीं 3 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में और आता भी है। विश्व के किन्हीं 3 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताए तो कौन कौन है, जैसे इंग्लैंड में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और हमारा देश भारत में। इन सभी में क्या है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे विश्व के 3 गैर लोकतांत्रिक का नाम बताए तो क्या है, जैसे म्यांमार है, पाकिस्तान है अपना पड़ोसी देश, नाइजीरिया, ये सब क्या है, विश्व के 3 गैर लोकतांत्रिक देश है, म्यांमार, पाकिस्तान और नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि एक देश का नाम बताइए जहां चुनाव के पश्चात भी सत्ता सैनिक के अधिकार के पास रहता है। वहां चुनाव तो होता है लेकिन सारा सत्ता किसके अधीन रहता है, सैनिक के अधीन। तो कौन है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर चुनाव होने के बाद भी सत्ता किसके अधीन रह जाती है, सैनिक के अधीन रह जाती है। एक ऐसे देश का नाम बताइए जहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था परंतु अभी है। क्वेश्चन ये है कि कहां पहले वोट देने का अधिकार नहीं था महिलाओं को लेकिन अभी है, तो कौन सा ऐसा देश है, सऊदी अरब में पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था लेकिन अभी है। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब से सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक ऐसे देश का नाम बताइए जहां के मूल निवासियों के वोट का मूल्य बाहर से आकर बसने वाले लोगों के वोट के मूल्य से क्या है, अधिक है। यानी कह रहा है कि जो परमानेंट रेसिडेंट्स वाले हैं उसका ज़्यादा महत्व है। तो कहाँ ऐसा है मूल्य है, वो फिजी ऐसा देश है। कहाँ पर है, फिजी देश है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप किस प्रकार के सरकार को पसंद करेंगे, लोकतंत्र या तानाशाही। तो जाहिर सी बात है हम लोग किस तरह का सरकार पसंद करेंगे, लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी विशेष दर्जा वाले को नहीं, सब क्या होता है यहाँ पर
एक समान होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह वीडियो आप लोगों के पास मिलता रहे। थैंक यू।